प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने आपको रोग और उससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को पढ़ाना प्रारंभ किया था। पिछले दिन हम लोगों ने परजीवी विज्ञान तक का अध्ययन कर लिया था। अब आज हम आपको परजीवी या पैरासाइट बताएंगे। पैरासाइट या परजीवी, परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रह करके उससे अपना पोषण और अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं। उस जीव को परजीवी कहते हैं। परजीवी या पैरासाइट जिस जीव में रहता है, जिससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, उस दूसरे जीव को पोषक, जिस जीव पर परजीवी रहता है उस जीव को पोषक या पोष्ट कहेंगे। परजीवी और पोषक दोनों एक साथ रह करके जीवन यापन करते हैं। यह संबंध परजीविता कहलाता है। परजीविता या पैरासिटिस। परजीविता दो जीवों का ऐसा संबंध होता है, ऐसा साहचर्य होता है जिसमें दोनों जीव एक साथ रहते हैं, परंतु एक जीव लाभ उठाता है, एक जीव लाभान्वित होता है, जबकि दूसरा जीव नुकसान उठाता है, हानि में रहता है। जो जीव इसमें लाभ उठाता है उसे परजीवी कहते हैं और जो दूसरा जीव नुकसान में रहता है उसे पोषक कहते हैं। यह परजीवी पोषक में कुछ रोग भी उत्पन्न करता है। यह आवश्यक नहीं है कि सारे परजीवी अपने पोषक में रोग उत्पन्न ही करें, परंतु अधिकांश परजीवी अपने पोषक में रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ एक परजीवी केवल पोषक के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परंतु उन्हें रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल द पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन, यानी सारे परजीवी रोगजनक नहीं होते हैं, परंतु ऑलमोस्ट पैरासाइट्स आर द पैथोजन। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अधिकांश परजीवी रोगाणुजनक होते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं। अब यह जो परजीवी होता है, यह अपने पोषक के शरीर पर अपना जीवन चक्र किस प्रकार पूरा करता है। यह एक ही पोषक पर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है या एक से अधिक पोषकों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है, इसके आधार पर परजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहले एक कोषीय परजीवी, या मोनोजेनेटिक पैरासाइट। एक कोषीय परजीवी या मोनोजेनेटिक पैरासाइट वे परजीवी होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक ही पोषक के शरीर पर पूरा करते हैं, एक ही पोषक के शरीर पर रह करके अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इन्हें दूसरे पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे परजीवियों को एक कोषीय परजीवी या मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। जैसे आप एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जैसे एंटमीबा हो गया, एस्कैरिस हो गया, एंटमीबा, एस्कैरिस, तमाम प्रकार के विषाणु होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं। ये अधिकांशतः बैक्टीरिया और वायरसेस एक कोषीय परजीवी होते हैं। इसी तरह एंटमीबा और एस्कैरिस, पिनवर्म, हुकवर्म,
कोषधी परजीवी होते हैं जो एक ही पोषक में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 अल्टरनेटिव होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे प्रकार के परजीवी द्विकोषधी परजीवी। डाइजेनेटिक पैरासाइट। Parasites, those complete their life cycles in 2 alternative hosts are known as digenetic parasite. Means वे परजीवी जो अपना जीवन चक्र 2 अल्टरनेटिव होस्ट, एक होस्ट दूसरी जाति का पोषण होगा, फिर कुछ जीवन चक्र अपना उसमें पूरा कर लेंगे, फिर बाकी बचा हुआ जीवन चक्र किसी दूसरे जीव जाति के सदस्य में पूरा करेंगे। यानी ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 अल्टरनेटिव होस्ट, एक के बाद एक होस्ट के जीवन में के शरीर पर रहते हैं। ऐसे परजीवियों को डाइजेनेटिक पैरासाइट या द्विकोषीय परजीवी कहते हैं। द्विकोषीय परजीवियों में मुख्यतः मलेरिया परजीवी, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम के 2 अल्टरनेटिव होस्ट, एक तो ये मानव में रहेगा, मानव और एनाफिलीज। ह्यूमन और एनाफिलीज मॉस्किटो में यह अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसी तरह टीनिया सोलियम, या जिसे आप फीता क्रीम कहते हैं, टीनिया सोलियम या फीता क्रीम, इसके 2 अल्टरनेटिव होस्ट, ये अपना कुछ जीवन चक्र मानव में और कुछ सुअर में पूरा करता है। इसी तरह है फैसियोला हेपेटिका या यकृत क्रीम, इसके अल्टरनेटिव होस्ट ह्यूमन एंड सीप। ये कुछ जीवन चक्र अपना फैसियोला यकृत क्रीम अपना कुछ जीवन चक्र मानव के शरीर में और कुछ भेड़ के शरीर में पूरा करता है। इसी प्रकार बुचेरेरिया बोरक्राफ्टाई, जो जिससे फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया भी अपना जीवन चक्र 2 अल्टरनेटिव होस्ट में पूरा करता है, एक तो मानव, दूसरा क्यूलेक्स मच्छर। तमाम सारे ऐसे परजीवी हैं जो अपना जीवन चक्र एक से अधिक अल्टरनेटिव होस्ट में पूरा करते हैं या 2 अल्टरनेटिव होस्ट में पूरा करते हैं। ऐसे परजीवियों को डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। हमने परजीवी अपना जीवन चक्र किस आधार पर, कितने अल्टरनेटिव होस्ट में पूरा करता है, इसके आधार पर आपको परजीवियों का वर्गीकरण बताया। दूसरा, एक परजीवियों को वर्गीकरण करने का एक दूसरा आधार भी है, परजीवी अपने पोषक के शरीर के किस भाग में रहता है, एक्सटर्नल पार्ट्स पर या इंटरनल पार्ट में। इसके आधार पर भी परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो एक्टोपैरासाइट्स, क्या बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपने पोषक के शरीर के बाह्य भागों पर रहते हैं, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वहीं अपने जीवन की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं, परंतु शरीर के आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे परजीवियों को बाह्य परजीवी कहा जाता है। जैसे जूं, खटमल, मच्छर भी परजीवी होता है। सीसी मक्खी, कुछ जंतुओं को टिक्स या किलनी लग जाती है।
ये सारे परजीवी अपने पोषक के केवल बाह्य शरीर पर, बाह्य भागों पर पाए जाते हैं, आंतरिक शरीर को प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरा, जो वे परजीवी जो शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, दूसरे परजीवी का दूसरा प्रकार एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी। अंतः परजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपने पोषक के शरीर के आंतरिक भागों में निवास करते हैं, शरीर के आंतरिक भागों में रह करके वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और वहीं से अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं, और इनके द्वारा उत्पादित किए गए मेटाबोलाइट्स और अवशेषी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों या टॉक्सिन्स के कारण ही यह पोषक इनका प्रायः रोगग्रस्त हो जाता है। अतः वे परजीवी जो शरीर के आंतरिक भागों में रहते हैं उन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है, जैसे एंटमीबा, एस्कैरिस, टीनिया, एसियोला, एंट्रोबियस, तमाम सारे बैक्टीरिया और वायरसेस। ये परजीवी जो है ये शरीर के आंतरिक भागों में रह करके उनसे अपना पोषण और अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ये तो हो गया परजीवियों का वर्गीकरण, शरीर के किस भाग पर पाए जाते हैं इसके आधार पर। अब एक आधार परजीवियों को वर्गीकृत करने का और भी हो सकता है, जिसे आप विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी के रूप में देख सकते हैं। विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी या फैकुल्टेटिव पैरासाइट विकल्पी परजीवी वे परजीवी होते हैं जो उनका होस्ट, एक बार जब उनका पोषक समाप्त हो जाता है तो उस अपने पोषक को छोड़ करके किसी अन्य पोषक के शरीर पर फिर से अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात एक पोषक के समाप्त होने पर वो अन्य पोषक पर अपना जीवन प्रारंभ करके फिर से अपना जीवन बचा ले जाते हैं। ऐसे परजीवियों को विकल्पी परजीवी कहते हैं। अर्थात वो अपना जीवन चलाने के लिए अपने पोषक का विकल्प चयन कर सकते हैं, विकल्प ले सकते हैं। ऐसे परजीवियों को विकल्पी परजीवी कहते हैं। विकल्पी परजीवी प्रायः अधिक घातक होते हैं क्योंकि इनका एक पोषक खत्म हो जाने पर ये दूसरे पोषक में चले जाते हैं, जिससे इनको समाप्त करना कठिन रहता है। फिर दूसरा है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी वे परजीवी होते हैं जो जिस पोषक में निवास करते हैं, जिस पोषक पर रहते हैं, केवल उसी पोषक पर वो अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। वो पोषक समाप्त हो जाने पर ये परजीवी भी उन्हीं के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे पोषक पर संक्रमण या इन्फेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका जीवन उनके साथ समाप्त हो जाता है। तमाम सारे वायरसेस इसका उदाहरण है। विषाणु जितने होते हैं वे अविकल्पी परजीवी होते हैं, क्योंकि विषाणु जीवित कोशिका के अलग, जीवित कोशिका से बाहर यह जीवन जीवित नहीं रह पाता है, इसलिए इसे अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। तो ये आपने विभिन्न प्रकार के परजीवियों को पढ़ा। परजीवी अपने पोषक के शरीर में रहेगा, उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करेगा और इसके जो मेटाबोलाइट्स क्रिएट होंगे, टॉक्सिन्स जो इसके द्वारा बनाए जाएंगे, ये टॉक्सिन्स इनके पोषक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ कभी कभी रोगग्रस्त भी कर देता है। एक बात मैंने आपसे कही थी कि ऑल द टाइम्स पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन, यानी सभी समय, हर समय परजीवी जो होता है ये पैथोजन या रोगजनक नहीं होता है। इसके लिए भी कुछ परिस्थितियां होती हैं। सामान्यतः जब किसी परजीवी की संख्या
पोषक में इतनी हो जाती है कि वे अपने पोषक को रोगग्रस्त कर सके, तब ये पैथोजन के रूप में कार्य करने लगता है। बाकी इसकी संख्या कम होने पर ये रोग नहीं उत्पन्न करता है। तमाम सारी और परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में परजीवी अपने पोषक को रोगग्रस्त करता है। तो इस तरह से आपने विभिन्न प्रकार के परजीवियों को पढ़ा। अब हम आपको अगली पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाएंगे, रोग निदान। डायग्नोसिस। किसी रोगी व्यक्ति में रोग के कारणों का पता लगाना, रोग के कारक का अध्ययन करना, रोग के कारणों को जानना, उसका रोग निदान कहलाता है। रोग निदान के लिए विभिन्न भौतिक, रासायनिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। भौतिक युक्तियों में विभिन्न प्रकार के विकिरणों द्वारा, विभिन्न प्रकार के इमेजेस के द्वारा, विभिन्न प्रकार के साउंड वेव्स के द्वारा हम रोगी व्यक्ति के अंगों की असामान्यता की जानकारी करते हैं, जिसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक व्यक्ति को जिसका परीक्षण किया जा रहा है कौन सा रोग है। इसके अलावा विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा, तमाम सारे रासायनिक परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों या रासायनिक पदार्थों का निर्माण जो विभिन्न परजीवियों के कारण होता है, शरीर की रासायनिकी जो बिगड़ती है विभिन्न परजीवियों या विभिन्न रोग कारकों के कारण, इन कारणों का विश्लेषण करके हम उस रोग के कारणों का पता लगाते हैं। अर्थात रोग चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रोग के रोग कारणों का पता लगाते हैं, डायग्नोसिस या रोग निदान कहलाता है। रोग निदान में हम विभिन्न भौतिक और रासायनिक युक्तियों का प्रयोग रोग के कारणों को जानने के लिए करते हैं। अगली परिभाषा संक्रमण। संक्रमण से आप क्या समझते हैं? इन्फेक्शन या संक्रमण। किसी व्यक्ति में किसी रोग का रोगाणु जब प्रथम बार प्रवेश करता है, इस स्थिति को या इस दशा को संक्रमण कहा जाता है। किसी रोगी व्यक्ति के शरीर पर जब पहली बार रोगाणु आता है, उसके शरीर में प्रवेश करता है, अब यह रोगाणु विभिन्न माध्यमों से होकर के बाई एयर, बाई फूड, बाई सॉइल, बाई वाटर या बाई टच, बाई सेक्सुअल कांटेक्ट, इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा जब रोगाणु एक रोगी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, इस स्थिति को संक्रमण कहते हैं। जब इस थोड़ा और आगे अगर हम बढ़े तो संक्रमण के बाद आता है प्रसारण। संक्रमण का प्रसारण, ट्रांसमिशन। जब एक रोगी व्यक्ति से विभिन्न माध्यमों के द्वारा रोगजनक रोगाणु अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमित होता है, अन्य स्वस्थ व्यक्तियों तक पहुंचता है, इन विधियों को, जिन जिन विधियों से पहुंचता है, इन विधियों को प्रसारण विधियां, उस रोग की प्रसारण विधियां कहते हैं, और यह संपूर्ण क्रिया उस रोग का प्रसारण या ट्रांसमिशन कहलाता है। तो संक्रमण और संक्रमण का प्रसारण, ये दो चीजें रोग को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे वर्तमान समय में फैला हुआ कोविड-19 महामारी, ये संक्रमित होने के साथ साथ बहुत तेजी से प्रसारित होती है। इसका प्रसारण टच के द्वारा, छींक खांसी के द्वारा, बाई एयरबॉर्न डिजीज है, एयर के द्वारा, और संक्रमित फूड के द्वारा, यानी इसका प्रसारण विभिन्न विधियों से हो जाता है, इसलिए बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। वेरी हाई कम्युनिकेबल डिजीज है, इसका कम्युनिकेशन रेट बहुत अधिक है। तो ये तो हो गया, आपने पढ़ा संक्रमण और प्रसारण। एक अगली परिभाषा आप लिखेंगे रोगाणु। शरीर के अंदर आने वाला कोई भी वह बाह्य पदार्थ
शरीर के अंदर आने वाला कोई भी वो बाह्य पदार्थ, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल एजेंट हो या जैविक कारक हो, जीवाणु, विषाणु और या अन्य कोई जैविक कारक हो, इन समस्त कारकों को जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत हम आपको जो संक्रामक पाठ पढ़ा रहे हैं, संक्रामक रोग पढ़ा रहे हैं, संक्रामक रोगों के अंतर्गत यहाँ मुख्यतया आपको जो जैविक एजेंट, जो जैविक ओरिजिन के जो एजेंट हैं जिनके द्वारा शरीर में रोग होते हैं उनका अध्ययन करना है। तो यहाँ हम इसके परिवेश में कहेंगे रोगाणु वे सूक्ष्म जीव या माइक्रो एनिमल, सूक्ष्म जीव या बड़े जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं, उन्हें हम रोगाणु कहेंगे। सामान्यतः हम जिस वातावरण में रहते हैं इस वातावरण में हर समय प्रतिपल हम असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीवों को या अन्य प्रकार के जीवों को अपने अंदर ग्रहण करते रहते हैं, चाहे भोजन के द्वारा, चाहे सांस लेने के द्वारा, चाहे जल के द्वारा, परंतु हम हर समय बीमार नहीं होते हैं क्योंकि हमारा शरीर इन सूक्ष्म जीवों से लड़ने में सक्षम रहता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है। लेकिन जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कम हो जाती है या इन रोगाणुओं की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है या जो ज्यादा अधिक संख्या में हमारे शरीर में आ जाते हैं कि जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इनसे प्रतिरक्षा शरीर की नहीं कर पाता है, इनसे नहीं लड़ पाता है, लड़ने में अक्षम हो जाता है, तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है या रोगग्रस्त हो जाता है। ये रोगाणु हो गए। अब रोगाणु के संक्रमण के पश्चात, किसी रोग के रोगाणु के संक्रमण के पश्चात रोग का उद्भवन काल आता है। उद्भवन काल या प्रोलिफरेशन ना कहें तो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसी रोग या रोगाणु का उद्भवन काल वह समय होता है जिस समय में रोगाणु अपनी संख्या में वृद्धि करता है और वृद्धि करके रोग लक्षणों को विकसित कर लेता है। इस समय को हम उद्भवन काल कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें, संक्रमण से, जब से व्यक्ति को संक्रमण हुआ, व्यक्ति को किसी रोगाणु का संक्रमण हुआ और इसके संक्रमण से लेकर के रोग लक्षणों के विकास तक, रोग लक्षणों का विकास हुआ, इसमें जो समय लगा, जो किसी व्यक्ति में किसी रोगाणु के संक्रमण से लेकर उसके रोग लक्षणों के विकास तक के बीच में जो समय लगा, इस समय को उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में वह रोगाणु अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करके अपनी संख्या इतनी अधिक कर लेता है जो उस व्यक्ति को रोग लक्षण उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। तब यह उसमें इन विशेष रोग लक्षणों को विकसित कर लेता है। इस समय को, संक्रमण से रोग लक्षणों के विकास के समय को भी हम उद्भवन काल कहते हैं। उद्भवन काल अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ में कुछ दिनों का होता है, कुछ में बहुत कम समय का होता है और कुछ रोगों के लिए कई वर्षों तक का हो सकता है। जैसे कोविड महामारी जो फैली हुई है, इसका जो विषाणु है कोरोना वायरस, इसका उद्भवन काल 4 से 14 दिन तक होता है। यानी यह जब से संक्रमण होगा तब से 4 दिनों से लेकर के 14 दिनों तक इसके रोग लक्षण विकसित हो सकते हैं। इसी तरह एंडेमिक हिस्टोरिटिका, जिससे खूनी पेचिश होती है, खूनी पेचिश का उद्भवन काल 2 से 4 सप्ताह तक होता है। यानी यह संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह के बाद इसमें लक्षण विकसित हो जाएंगे। डेंगू फीवर जो एक विषाणु के कारण होता है, डेंगू का उद्भवन काल 6 से लेकर के 14-15 दिनों तक हो सकता है। यानी यह 6 दिन से 14 दिन में अपने लक्षण विकसित कर लेता है। कुछ रोगों के ये उद्भवन काल अत्यधिक लंबे होते हैं, जैसे HIV एड्स का उद्भवन काल 2 से लेकर के 12 साल तक हो सकता है। यानी HIV संक्रमित होने के 2 साल के बाद से लेकर 14 साल तक या 12 साल तक जाते हुए ये अपने रोग लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से अलग अलग रोगों के लिए रोग लक्षण या उद्भवन काल अलग अलग होता है।
अब अगली परिभाषा आप देखेंगे, रोग लक्षण। सिम्टम्स। किसी रोगाणु के संक्रमण हो जाने के बाद इन रोगाणुओं की अपनी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो उसके पोषक को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, या पोषक के शरीर में जो टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं, जो मेटाबोलाइट्स उसके शरीर में बनाए जाते हैं, वो उस रोगी को या पोषक को हानि पहुंचाते हैं। उसके कारण, इन मेटाबोलाइट्स या टॉक्सिन्स के कारण उस रोगी व्यक्ति के शरीर में उसकी या तो शारीरिक संरचना और जैविक क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। इन शारीरिक संरचना और जैविक क्रियाओं के बिगड़ने के कारण उसमें अनेक रोग लक्षण विकसित होने लगते हैं, जो असामान्य, जो सामान्य शारीरिक क्रियाओं से या सामान्य लक्षणों से अलग होते हैं, विकृत होते हैं। इन लक्षणों को रोग लक्षण कहा जाता है। रोग लक्षण, इन समस्त रोग लक्षणों को आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, तो सामान्य रोग लक्षण, दूसरे विशिष्ट रोग लक्षण। सामान्य रोग लक्षण वे रोग लक्षण होते हैं जो सामान्यतया या अधिकांशतः रोगों में समान पाए जाते हैं, जैसे किसी रोगाणु का संक्रमण होने पर बुखार का आना, ज्वर का आना, किसी रोगाणु का संक्रमण होने पर बेचैनी होना, शरीर दर्द होना, कमजोरी आना, तो ये सामान्य लक्षण कहलाते हैं। जबकि कुछ एक लक्षण विशेष लक्षण होते हैं जो इस रोग विशेष के होने पर ही होते हैं, और इन रोग विशेष लक्षणों के आधार पर उस विशिष्ट रोग की पहचान की जाती है। इसलिए जैसे सामान्य लक्षणों को हमने आपको बताया, फिर विशेष लक्षणों में जैसे कोविड का विशेष लक्षण क्या है, इसमें फेफड़ों में दर्द होने लगेगा, शरीर में अत्यधिक दर्द होने लगेगा और सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होने लगेगी, तो ये इसका विशेष लक्षण हो गया। फीवर इसमें भी आएगा, लेकिन वो इसका सामान्य लक्षण फीवर दूसरी बीमारियों में भी आ सकता है। तो इसी तरह टीबी के पेशेंट में जो उसका विशेष लक्षण क्या है, उसके फेफड़ों से खून आने लगेगा। जब खांसी होगी तो खांसी और बलगम के साथ खून आएगा। तो इस तरह से रोग लक्षणों को आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। फिर अब अगली चीज आप पढ़ेंगे, रोग रोधन। प्रोफिलैक्सिस, या इसको आप कह सकते हैं बचाव के उपाय। मेडिकल साइंस में एक लाइन कही जाती है, प्रोफिलैक्सिस इज बेटर देन द क्योर। अर्थात यह चिकित्सा शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। प्रोफिलैक्सिस या रोग रोधन किसी रोग को होने से बचाने के लिए किए गए उपाय, वे उपाय जिनके द्वारा हम किसी रोग को फैलने से या किसी व्यक्ति में उस रोग को होने से बचा सकते हैं। इन समस्त विधियों और युक्तियों को, उपायों को सामूहिक रूप से हम रोग रोधन या बचाव के उपाय कहते हैं। इन बचाव के उपायों को अपना करके हम रोगों के प्रसार को रोक सकते हैं, नए व्यक्तियों को इसकी चपेट में आने से रोक सकते हैं। तो इस तरह ये रोग रोधन जो है वो रोग होने से पहले ही वे उपाय जो इनमें इसके अंतर्गत वे उपाय सम्मिलित किए जाते हैं जो रोग होने से पहले ही अपना करके इस रोग को होने से रोका जाए। तो रोग रोधन जो है वो रोग होने से रोकने का उपाय है। फिर रोग रोधन में मुख्य होता है वैक्सीन, टीका। टीका क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए विशेष क्षमता होती है, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड। जब हमारे शरीर में किसी रोगाणु का संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में इस विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। यह प्रतिरक्षी प्रोटीन उस रोगाणु को शरीर में समाप्त करने का काम करती है, और यह प्रतिरक्षी उस एंटीजन को या उस रोगाणु को समाप्त करके हमारे शरीर को रोग से बचाती है। वैज्ञानिकों ने इस
सिद्धांत को अपना करके वैक्सीन या टीका का निर्माण किया। इन रोगाणुओं के इनएक्टिव फॉर्म्स को, अक्रिय रूपों को स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में इंजेक्ट करके या किसी दूसरे जंतुओं के शरीर में इंजेक्ट करके इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लिया। इन प्रतिरक्षियों को अब स्वस्थ व्यक्तियों को इंजेक्शन के रूप में या अन्य दूसरे प्रकारों के रूप में दे दिया जाता है, जो उस व्यक्ति में पहले से ही इस रोग के प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लेते हैं। इन प्रतिरक्षियों के होने के कारण अब भविष्य में जब इस रोगाणु का संक्रमण होता है तो वे व्यक्ति इन प्रतिरक्षियों के कारण इस रोग से प्रभावित नहीं होते हैं। इस तरह तमाम सारे रोगों के विरुद्ध वैक्सीन बना ली गई है, टीका बना लिए गए हैं। इसका एक बृहद टीकाकरण शेड्यूल, एक बृहद टीकाकरण कार्यक्रम बना हुआ है, जो बच्चे को जन्म के पहले से ही, जन्म से लेकर के जन्म के पहले से ही माता के ही कुछ टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद जन्म से लेकर के 16 साल तक बच्चों को विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार, एक जो निश्चित शेड्यूल बना है उस टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार इनको विभिन्न प्रकार के टीके विभिन्न रोगों से बचाव के लिए लगा दिए जाते हैं, जिससे ये बच्चे इन भयानक बीमारियों के संक्रमण से सुरक्षित रहें। एक और चीज हम आपको बता दें, इस समय जो वर्तमान में फैली हुई इपिडेमिक्स, दो शब्द हैं बीमारियों के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, इपिडेमिक्स या एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज वे महामारियां होती हैं जो एक बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं, यानी एक बृहद क्षेत्र में फैली हुई उस बीमारी को जिसके कारण तमाम सारी आबादी प्रभावित हो जाए, इसको एपिडेमिक डिजीज या महामारी कहा जाता है। जैसे चेचक हुआ, हैजा हुआ, ये सारी, पोलियो हुआ, ये सारी बीमारियां जो थी ये एपिडेमिक्स के रूप में आई, जो कई देशों में या एक या दो देशों के कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल करके वहां तमाम सारी आबादी को प्रभावित की। दूसरी पैंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज कहेंगे आप वैश्विक महामारी को। पैंडेमिक डिजीज वे डिजीज या वे महामारी होती है जो विश्व के समस्त अधिकांश देशों को एक साथ अपनी चपेट में ले ले। ऐसी बीमारी को आप वैश्विक महामारी या पैंडेमिक डिजीज कहेंगे। वर्तमान में फैली हुई कोविड-19, जो कोविड-19 महामारी, इसमें वैश्विक महामारी के रूप में दुनिया के लगभग कह लीजिए अधिकांश देशों को ये अपने चपेट में लिए हुए हैं, अधिकांश देशों को इसने प्रभावित किया है। तो यह वैश्विक महामारी है या पैंडेमिक डिजीज है। तो इस तरह से हमने आपको रोग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां बताई। इन शब्दावलियों का प्रयोग आप विभिन्न रोगों का डिटेल लिखने में, विभिन्न रोगों की विस्तृत व्याख्या लिखने में आपको काम आएगी। धन्यवाद।